कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जिसका नाम था ड्वाइट, जिसके पास ना कोई घर था न कोई ठिकाना। जब भी उसे कोई खाली घर दिखता जिसमें कोई नहीं रहता, वह चुपके से अंदर चला जाता और खुद को कुछ देर के लिए दुनिया की बेरुखी से बचा लेता। उस दिन भी वह किसी के घर में घुसकर बाथरूम में नहा रहा था। तभी दरवाजे के खुलने की आहट ने उसकी सांसें रोक दी। वह तुरंत समझ गया कि मालिक लौट आए हैं और बिना पल गंवाए खिड़की से कूदकर वहां से भाग निकला। वह ऐसा ही एक भटका हुआ इंसान था जो बस किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश में था। कुछ देर भटकने के बाद उसे एक पुरानी टूटी फूटी गाड़ी मिली जो सालों से वहां यूं ही खड़ी थी, मानो किसी ने उसे कबाड़ समझकर छोड़ दिया हो। लेकिन ड्वाइट के लिए वह कबाड़ नहीं बल्कि आसरा थी। उसने उसी गाड़ी को अपना छोटा सा घर बना लिया। शाम को वह बाहर निकलता, कूड़ेदान में से बचा खुचा खाना ढूंढता और फिर उसी गाड़ी में लौटकर किताबों के साथ खुद को सोने में डुबो देता। उसकी जिंदगी में न कोई दिशा थी न मकसद, सिवाय एक इंतजार के। पिछले 20 सालों से वह एक ही शख्स के जेल से रिहा होने का इंतजार कर रहा था ताकि उसके हाथों उसका अंत कर सके। अगली सुबह जब सूरज हल्का हल्का चमकने लगा तो एक पुलिस अफसर एडी वहां पहुंची। एडी उसे पहले से जानती थी। उसने उसे गाड़ी से बाहर निकाला और कहा, मैं नहीं चाहती तुम फिर किसी मुसीबत में पड़ो, लेकिन वेड क्लीलैंड रिहा हो रहा है, वही आदमी जिसने 20 साल पहले तुम्हारे माता पिता की जान ली थी। ये सुनते ही ड्वाइट के अंदर की आग भड़क उठी। उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद अब सामने था। बदला अब वक्त आ गया था। उसने अपनी पुरानी गाड़ी में नई बैटरी लगवाई ताकि वह बिना रुके चल सके और वर्जीनिया पहुंच सके, जहां से वेड जेल से बाहर आने वाला था। वह बंदूक की दुकान गया, लेकिन कीमतें इतनी ऊंची थीं कि वह कुछ खरीद नहीं पाया। उसने अपनी बहन को एक खत लिखा और फिर पार्किंग में गाड़ियों के शीशे तोड़ने लगा, इस उम्मीद में कि किसी गाड़ी में उसे बंदूक मिल जाएगी। आखिरकार उसे एक बंदूक मिल भी गई, मगर उस पर लॉक लगा था। बार बार कोशिश में बंदूक टूट गई तो उसने ठान लिया कि अब वह वेड को अपने हाथों से खत्म करेगा। वह बिना हथियार के ही वर्जीनिया निकल पड़ा। जेल के बाहर उसने लंबे इंतजार के बाद एक चमकदार लिमोजिन को आते देखा और वेड को बाहर निकलते देखा। वेड का परिवार उसे देखकर खुशी से पागल था। सबने उसे गले लगाया और हंसते हुए वहां से निकले और दूर छिपा ड्वाइट इस दृश्य को देखकर रो पड़ा। वह आदमी जिसने उससे उसके माँ बाप को छीना था आज अपने परिवार के साथ जश्न मना रहा था। ड्वाइट का खून खौल उठा। वह चुपचाप उनकी गाड़ी के पीछे हो लिया। कुछ देर बाद वेड का परिवार एक बार में रुक गया। थोड़ी मस्ती करने के लिए ड्वाइट पीछे के दरवाजे से अंदर घुसा और बाथरूम में छिप गया। उसने इंतजार किया कि वेड अकेले अंदर आए। वक्त धीरे धीरे बीता और आखिरकार वेड अंदर आया। ड्वाइट ने मौका पकड़ा और बाहर निकलते ही उसके गले पर हमला कर दिया। वेड ने जान बचाने की कोशिश की और पलटवार किया, लेकिन ड्वाइट के सीने में 20 साल की जली हुई आग धधक रही थी। उसने दोबारा हमला किया और इस बार सीधा उसके माथे में वार किया। वेड जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं। मौत उसके करीब थी। ड्वाइट वहां से भाग निकला। बाहर वेड के परिवार को शक हो गया था। वे बाथरूम की ओर दौड़े। ड्वाइट ने वेड की कार का टायर पंक्चर किया और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में गहरा जख्म हो गया है। खून तेजी से बह रहा था। शायद लड़ाई में चाबी वहीं गिर गई थी, इसलिए उसने वेड की कार में घुसने का फैसला किया। किस्मत से चाबी वहीं थी। उसने कार स्टार्ट की और तेजी से निकल गया। कुछ देर बाद उसे पीछे से आहट आई। उसने ब्रेक मारी और पीछे की सीट से एक लड़का निकला। उसका नाम विलियम था। वह चिल्लाया, तुमने वेड को क्यों मारा? ड्वाइट ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि उसने मेरे माता पिता को मारा था और मुझे अनाथ बना दिया। यह सुनकर लड़का डर गया और भाग गया, लेकिन उसके चेहरे के भावों ने ड्वाइट को सोच में डाल दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वेड ने किसी और का इल्जाम अपने सिर पर लिया हो। उसे आगे एक सुनसान घर दिखा जो सालों से वीरान था। वह अंदर घुस गया और खुद को पूरी तरह बदलने में लग गया। उसने अपनी लंबी दाढ़ी और बाल काट दिए, नहा धोकर अपने जख्म पर पट्टी बांधी और नए कपड़े पहने। फिर टीवी पर सारे न्यूज चैनल चलाए। लेकिन हैरानी की बात थी, कहीं भी वेड की मौत की खबर नहीं थी। जब ड्वाइट घर से बाहर निकलता है और बाहर खड़े एक ट्रक को देखकर ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगता है, उसका मकसद अपनी बहन सैम से मिलना था। सैम के पति की मौत हो चुकी थी और वह अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अकेली रहती थी। कुछ देर में ड्वाइट उसके घर पहुंच गया। सैम अपने भाई को इतने समय बाद देखकर खुश हो गई। दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। तभी ड्वाइट ने अचानक उसे बताया कि उसने वेड को मार दिया है, वही आदमी जिसने उनके माता पिता की हत्या की थी। यह सुनकर सैम गुस्से में तो था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सा सुकून भी था, क्योंकि उनके माँ बाप का कातिल अब जिंदा नहीं था। सैम ने उसे बताया कि वेड का परिवार यहीं पास में पड़ोस में रहता है। बहुत अमीर और ताकतवर लोग हैं जो हर मौके पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, खासकर अपनी लंबी लिमोजिन कार की अकड़ दिखाकर। ड्वाइट को अब यह साफ समझ आ गया था कि क्लीलैंड परिवार इतनी बड़ी बात पर चुप नहीं बैठेगा। वह जल्द ही उसका पीछा करेंगे और बदला लेने आएंगे। तभी उसे ध्यान आया कि वे दोनों बाहर हैं और बच्चों के पास कोई नहीं है। यह सोचते ही दोनों घबरा गए और घर की ओर भागे। सैम ने दरवाजा खोला तो बच्चे ठीक थे, लेकिन उसका दिल डर से कांप उठा। वह गुस्से में बाहर आई
और ड्वाइट को थप्पड़ मारते हुए बोली, सब कुछ ठीक चल रहा था, तुमने फिर से हमारे परिवार को मुसीबत में डाल दिया, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ड्वाइट ने शांत स्वर में कहा, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें बच्चों के साथ यहाँ से जाना होगा। उसने सैम से कहा कि अपना सामान पैक करो और पिट्सबर्ग चली जाओ, जब तक मैं सब कुछ ठीक नहीं कर देता वापस मत आना। सैम ने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए यह फैसला मान लिया और वहां से चली गई। अब ड्वाइट अकेला रह गया और उसे यकीन था कि वेड का परिवार जल्दी ही उसके पीछे आएगा। उसने घर की तलाशी ली, हथियार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन घर में कुछ नहीं था, यहाँ तक कि चाकू तक नहीं बचा था। जो भी छोटी मोटी चीजें मिली उन्हीं से उसने अपनी सुरक्षा का इंतजाम किया और रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही अंधेरा छाया उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर खिड़की पर गया तो देखा वेड के 2 भाई टेडी और काल उसकी गाड़ी में ही आ चुके हैं। वह समझ गया कि वे उसे मारने आए हैं। वह ऊपर गया और बाथरूम की लाइट ऑन कर पानी चला दिया ताकि अगर वे अंदर आए तो सीधे ऊपर जाएं और नीचे न खोजें। फिर उसने देखा दोनों भाई अलग अलग रास्ते से आ रहे हैं, एक मुख्य दरवाजे से और दूसरा पीछे के गेट से। वह नीचे आया और हॉल के सोफे के नीचे छिप गया। दोनों भाई घर के अंदर आए और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। अब ड्वाइट के पास भागने का मौका था। जैसे ही वह बाहर निकला काल ने उसे देख लिया। काल के हाथ में शिकार वाला धनुष था और वह बाण चलाने लगा। ड्वाइट भागकर अपनी गाड़ी में बैठा और तेजी से निकला, लेकिन हड़बड़ी में उसने टेडी को टक्कर मार दी जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। ड्वाइट बाहर आया और टेडी को उठाकर चीखा, जल्दी बताओ तुम मेरे पीछे आए हो या मेरी बहन के। लेकिन टेडी बेहोश हो चुका था, उसने कुछ नहीं कहा। ड्वाइट ने उसकी बंदूक उठाई और देखा कि काल पीछे आ रहा है। उसने गोली चलाई, काल झुक गया और बच गया। ड्वाइट ने जल्दी से टेडी को गाड़ी में डाला, लेकिन जैसे ही वह फ्रंट सीट पर बैठा काल ने उसके पैर में बाण मार दिया। ड्वाइट का खून बहने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और गाड़ी भगाता हुआ निकल गया। कुछ दूर जाकर उसने बेहोश टेडी को ट्रंक में डाला। फिर उसने पैर से बाण निकालने की कोशिश की, लेकिन दर्द असहनीय था और खून रुक नहीं रहा था। वह एक स्टोर पहुंचा, दवाइयां खरीदी, खुद इलाज करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसे लगा कि अगर कुछ देर हुई तो वह मर जाएगा। आखिरकार वह अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर से मिल पाता उससे पहले ही बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आंख खुली तो उसने खुद को एक बेड पर पाया। उसका इलाज हो चुका था और पैर पर टांके लगे थे। हालांकि जख्म अभी ठीक नहीं हुआ था, लेकिन वह जानता था कि वहां रुकना खतरे से खाली नहीं। इसलिए वह उठकर बाहर आया और तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसने डिग्गी के पास हल्का सा थपकी दी और उसी क्षण टेडी की आवाज तेज हो उठी। यह स्पष्ट संकेत था कि वह अभी जिंदा है। ड्वाइट ने फौरन अस्पताल का भेष बदल दिया। सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक हो रहा था और अब वह सीधे अपनी बहन सैम के घर की ओर चल पड़ा। सबसे पहले उसने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे सावधानी से बंद कर दिए ताकि कोई बाहर से झांक न सके। सारी बत्तियां बंद करके घर को ठीक तरह से साफ किया और फिर गाड़ी में बैठकर सैम की पुरानी फोटो एल्बम खोली। उस एल्बम में बचपन की उन धुंधली तस्वीरों को देखकर उसके भीतर कुछ गर्माहट लौट आई। पर टेडी की मेहनक आवाज बार बार कानों में गूंजती रही, मेरा पैर टूटा है, प्यास बहुत लगी है। ड्वाइट ने उसकी शिकायतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने फूलों सा स्मित लिए, अपनी पुरानी यादों में खोकर बेन का चेहरा देखा और सोचा उसे ढूंढ कर पूछना चाहिए। बेन के पास पहुंचते पहुंचते उसने दिया हुआ पता तलाशा। एक लड़की ने बताया कि बेन देर रात तक शिफ्ट में रहता है, इसलिए बीच रात में ही वह फ्री होगा। ड्वाइट कुछ देर वहीं रुका और फिर बाहर आकर बेन की गाड़ी के पास बैठ गया। आदतन आधी रात में बेन बाहर निकला और दोनों पुराने दिनों की बातें करते हुए बैठ गए। ड्वाइट ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा, देखो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं मदद लेने आया हूँ, मुझे एक बंदूक चाहिए। बेन ने उसकी गंभीरता समझी और बोला, मेरे घर चलते हैं, वहां मैं तुम्हें सिखा दूंगा। घर पहुंचकर बेन ने बिना किसी देर के उसे एक बंदूक थमाई और पूछा, क्या चलानी आती है? ड्वाइट ने सादगी से कहा, नहीं आती, पर मैं काम चला लूंगा। बेन ने समझाया, पीछे वाले मैदान में कहीं कोई नहीं आता, वहां वो उसे गोली चलाने की बारीकियां सिखा देगा। ड्वाइट ने कहा कि उसे किसी की बड़ी मदद नहीं चाहिए, वह पहले ही बहुत कुछ ले चुका है और अपने भाई और परिवार को और झंझट में नहीं डालना चाहता। उसे बस बंदूक चाहिए। लेने से पहले उसने पानी का एक केन भी लिया ताकि टेडी को पिला सके। जैसे ही वह डिग्गी खोलने गया, टेडी बाहर निकला और बंदूक देखकर तुरंत पानी पीने लगा। ड्वाइट ने सीधा सवाल कर दिया, तुम लोग मेरे घर क्यों आए थे? क्या मुझे मारने आए थे या मेरी बहन को? टेडी ने घृणा भरे लहजे में कहा, हम तुम्हें मारने आए थे साले। और फिर जो बातें निकली वे ड्वाइट को हिलाकर रख गईं। टेडी ने बताया, तुम समझते हो तुम्हारे पिता नेक आदमी थे, पर उनकी भी सूरत दूसरी थी। मेरी माँ के साथ जो हुआ वह उस सब का हिस्सा था। जब मेरे पिता को इसका पता चला तो वह गुस्से में तुम्हारे घर गया और तुम्हारे पिता को मार डाला, पर वे तुम्हारी माँ को मारना नहीं चाहते थे। सब कुछ बीच बचाव में हुआ। बाद में पापा ने वजह से वेड को जेल भिजवा दिया क्योंकि वेड उस वक्त 18 से कम था तो उसे कम सजा मिली। ये सुनते ही ड्वाइट भीतर तक चौंक उठा। उसने कहा, मैं सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार फिर से इस खेल में फंसे। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे भाई को मार डाला है और इसके लिए मैं पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दूंगा। पर टेडी ने कड़क आवाज में कहा,
हमारा परिवार कानून से नहीं अपने हिसाब से चलता है। अब तो तुम्हारे पूरे परिवार की बारी है। तुम्हारी बहन और उसके बच्चे भी इस दांव में पड़ेंगे। ये सुनते ही ड्वाइट ने फैसला कर लिया। उसने इरादा जताया और टेडी को बताया कि वह आ रहा है सब कुछ खत्म करने के लिए। टेडी ने अपने घर वालों को फोन किया। कुछ देर बाद जब ड्वाइट फोन लेने के लिए आगे बढ़ा, तभी टेडी ने अचानक हमला करके उसकी बंदूक छीन ली और मुखर होकर कहा, हमारे परिवार के नियम हैं। मेरे पिता ने जो बलिदान दिए वे 2 लोगों का खून देकर भी सजा नहीं पाए। अंततः वह कैंसर से चला गया और अब भी उसकी मौत की उम्मीद बनी हुई है। वह टेडी पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी अचानक सन्नाटे को चीरती एक गोली हवा में गूंजी और अगले ही पल टेडी का सिर पीछे की ओर झटक गया। उसकी आंखें पल में बुझ गईं। यह गोली बेन ने चलाई थी, जो अपने दोस्त की परवाह में छाया बनकर उसका पीछा कर रहा था। वह तेजी से दौड़ा द्विट के पास पहुंचा और बोला, मुझे शुरू से पता था तू कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए तेरे पीछे ही लगा रहा। फिर उसने बंदूक द्विट के हाथ में थमाते हुए कहा, बंदूक पकड़ना आसान है पर निशाना लगाना असली बात है। अगर गोली सही जगह न लगे तो ये बस एक लोहे का टुकड़ा रह जाती है। फिर शुरू हुई ट्रेनिंग की कहानी। दिन गुजरते गए और द्विट का हाथ बंदूक पर मजबूत होता गया। आंखों में वो ठंडा गुस्सा और कदमों में वो ठहराव आ गया जो एक शिकारी में होता है। ट्रेनिंग खत्म होते ही बेन ने उसे बंदूक, कुछ पैसे और थोड़ा खाना दिया और बोला, तेरी लड़ाई अब मेरी भी है। दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। लेकिन द्विट की आंखों में एक गहराई थी। उसने शांत लहजे में कहा, तू मेरी जान पहले ही बचा चुका है। मुझे जितनी मदद चाहिए थी वो मिल चुकी। अब हमारे रास्ते अलग हैं और जो मेरी तस्वीरें तेरे पास हैं उन्हें जला देना। इतना कहकर वो मुड़ा और अंधेरे में खो गया। बेन ने भी हार नहीं मानी। उसने उसका पीछा जारी रखा, लेकिन कुछ ही देर में उसकी गाड़ी झटके से रुक गई। बोनट खोला तो समझ आया द्विट ने पहले ही बैटरी निकाल दी थी। द्विट जानता था बेन उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो उसे इस खतरनाक रास्ते में घसीटना नहीं चाहता था। द्विट बहुत आगे निकल चुका था। उसने सड़क किनारे बैठकर थोड़ा खाना खाया, फिर आंखों में ठान कर सीधा क्लीलैंड परिवार के घर की ओर बढ़ा। दरवाजा धकेला और अंदर दाखिल हुआ। बंदूक उसके हाथ में थी और चेहरा सख्त, लेकिन अंदर सन्नाटा पसरा था। उसने हर कमरे को खंगाल डाला पर कोई न मिला। उसने घर में पड़े सभी हथियार इकट्ठा किए और उन्हें नदी में फेंक दिया, ताकि जब दुश्मन लौटे तो उनके पास लड़ने को कुछ न बचे। फिर वो उस कब्रिस्तान पहुंचा जहां वेड के पिता की कब्र थी, वही शख्स जिसने उसके माँ बाप का खून किया था। द्विट जानता था कि मर चुके आदमी को सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन उसकी नसों में बहता गुस्सा अब भी जिंदा था। उसने उस कब्र पर पेशाब किया क्योंकि यही आदमी था जिसने उसके जीवन की आग लगाई थी। इसके बाद उसने टेडी की लाश बाहर निकाली, पीछे खुदे गड्ढे में दफन कर दी और घर में लौटकर दुश्मनों का इंतजार करने लगा। शाम ढली, अंधेरा छाया, तभी अचानक घर की लाइटें जगमगाने लगीं। द्विट का दिल एक पल को उछल पड़ा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ ये लाइट तो हर रात 8 बजे अपने आप जलती है। अब वह और इंतजार नहीं कर पा रहा था। उसने अपना घर का नंबर मिलाया और एक आखिरी मैसेज छोड़ा कि वह सब कुछ खत्म करना चाहता है। उसे इस परिवार से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, बस इस आग को बुझा देना चाहता है। कुछ घंटों बाद 3 परछाइयां उस घर में दाखिल हुईं, कार्ल और उसकी 2 बहनें। उनके बीच की बातचीत से द्विट को मालूम हुआ कि उन्हें सैम की लोकेशन मिल चुकी है और वे उसे और उसके बच्चों को मारने का प्लान बना चुके हैं। ये सुनते ही द्विट के अंदर जमा हुआ लावा फट पड़ा। उसने बिना सोचे सीधे कार्ल को गोली मार दी। अब सिर्फ उसकी 2 बहनें बची थीं। उसने कहा, मेरी दुश्मनी तुम्हारे पूरे खानदान से नहीं थी, सिर्फ तुम्हारे बाप से थी, लेकिन मेरी बहन के पीछे जाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी अचानक विलियम वहां आया और द्विट पर गोली चला दी। गोली लगी मगर द्विट अब भी सांस ले रहा था। दोनों बहनें चीख पड़ी और विलियम से कहा, इसे खत्म कर दो। मगर विलियम की उंगलियां ट्रिगर पर कांपने लगीं और तभी सच्चाई सामने आई। विलियम दरअसल द्विट का सौतेला भाई था, द्विट के बाप का। विलियम की मां से नाजायज रिश्ता था और विलियम उसी रिश्ते की निशानी था। द्विट ने उसकी बंदूक छीन ली। मौका था सामने दुश्मन, लेकिन द्विट ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो उसे मारकर अपने अंदर के जहर को और नहीं बढ़ाना चाहता था। दोनों औरतें ये मंजर देख रही थीं। तभी एक ने सोफे के नीचे से मशीन गन निकाली और दनादन गोलियां बरसाने लगी। कुछ ही पलों में घर का सन्नाटा गोलियों की गड़गड़ाहट में डूब गया और फिर बस लाशों की खामोशी बची थी। कार्ल और उसकी दोनों बहनें जमीन पर पड़ी थीं। बस विलियम बचा था, घायल और टूट चुका। कुछ दिन बाद पिट्सबर्ग में सैम के घर के दरवाजे पर एक अखबार आया। उसकी सुर्खियों में लिखा था कि सब मारे गए, अब कोई पीछा करने वाला नहीं बचा था। द्विट ने अपना बदला पूरा कर लिया था, पर उससे भी बढ़कर उसने अपनी बहन को हमेशा के लिए महफूज कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं थी, ये कहानी एक ऐसे आदमी की थी जिसने अपने अतीत के जहर को आग बनाकर अपने दुश्मनों को राख में बदल दिया।